हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में मौर्य राजवंश पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे कि किस प्रकार से जो मौर्य वंश है उसका उदय होता है, किस प्रकार से उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक व्यवस्था होती है, इसके बारे में करेंगे कवर। और किस प्रकार से इतना बड़ा साम्राज्य है उसका एंड हो गया इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हड़प्पा सभ्यता का एंड होता है उसके तुरंत बाद क्या होता है, वैदिक सभ्यता आ जाती है जो कि आर्यों द्वारा बसाई जाती है, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता होती है। और ये इसका टाइम पीरियड कितना है, 1500 से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। जो उनकी भाषा कैसी थी, उनकी भाषा संस्कृत थी। और जो उस टाइम पीरियड में ही ऋग्वेद लिखा जा रहा था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने 1830 के दशक में उन्होंने बता दिया था कि जो ब्राह्मी है और खरोष्टी लिपि का उन्होंने अर्थ निकाल दिया। और उन्होंने बताया कि जो अभिलेख है और सिक्कों पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है जिसपे कि पियादसी लिखा हुआ है। पियादसी का अर्थ क्या है, एक राजा का नाम है। उन्होंने राजा का नाम अशोक बताया है। और उन्होंने बताया है कि बौद्ध ग्रंथों में अशोक की प्रसिद्धियों के बारे में भी लिखा गया है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जनपद और महाजनपद पढ़ते हैं। तो जनपद क्या होता है, जन होता है लोग और पद होता है जगह। तो जहाँ लोग आकर बस गए और वहीं रहने लगे उन्हें जनपद कहा जाता है। वहीं महाजनपद किसे कहा जाता है, जो बड़ा साम्राज्य हो गए वहाँ पर लोग रहने लगे उसे महाजनपद कहा जाता है। जो महाजनपद कैसे होते थे, जो महाजनपद होते थे उनकी खुद की राजधानी होती थी जो चारों ओर से किलेबंद होती थी। और उसकी रखरखाव के लिए सेना होती थी और नौकरशाही होता था। जो अधिकांश जो महाजनपद होते थे उनका खुद का राजा होता था। लेकिन कुछ गण और संघ होते थे जहाँ पर कई लोग मिलकर समूह करते थे, शासन करते थे। तो गण क्या होता था, गण शब्द का प्रयोग सदस्य वाले समूह को कहा जाता है। वहीं संघ का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता है। तो उस टाइम में 16 महाजनपद थे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बौद्ध और जैन धर्म में दोनों में समानता पाई है, जैसे मगध, गंधार, वंजी, कौशल, कुरु, पांचाल और अवंती। तो यही इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पीरियड में। तो उन्होंने बताया है कि जो महावीर हैं और बुद्ध हैं वो इन्हीं महाजनपदों से बिलोंग करते थे। तो 16 महाजनपद थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, उसमें मगध इम्पोर्टेंट था। क्यों था, क्योंकि 6ठी शताब्दी में वो उभरा था। क्यों उभरा था, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ भूमि थी जिससे लोग फसल कर रहे थे। वहाँ पर लोहे की खदानें थे जिससे लोग औजार बना रहे थे, हथियार बना रहे थे। जंगलों में हाथी उपलब्ध थे उधर से, जहाँ से लोग सेना के लिए हाथियों का यूज़ कर रहे थे। गंगा घाटी थी और उसकी उपनदियाँ थी, रास्ते से निकलती थी जिससे लोग अच्छी तरीके से फसल यूज़ कर रहे थे। और वहाँ पर बहुत सारे शक्तिशाली शासक भी थे, जैसे बिंबासार, अजातशत्रु, महापन्नन, ऐसे बड़े बड़े शक्तिशाली शासक भी थे। और वहाँ पर पहले जो राजधानी थी वो राजगाह थी, और बाद में 14वीं शताब्दी के बाद बदलकर उधर पाटलिपुत्र कर दी मगध की राजधानी। तो एक मेन क्वेश्चन बनता है कि 6ठी शताब्दी को हम परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर राज्यों, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था, नगरों का उदय हो रहा था, चोल चेर पांडव का उदय हो रहा था, छोटी छोटी सरदारियों का उदय हो रहा था, लोहे का बढ़ता प्रयोग हो रहा था, सिक्कों का विकास हो रहा था, बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधारा का विकास हो रहे थे जिसे कि लोग अपना रहे थे और अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे उनके दिमाग में। ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की गई थी। उसमें क्या था, उसमें लिखा गया था जो क्षेत्रीय होते थे वही राजा बन सकते थे। जो राजा का काम क्या होता है, व्यापारी और शिल्पकारों से कर वसूल करना और उन्हें भेंट वसूल करना उनका कार्य होता था। और उनके पास खुद की स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र होता था। तो अब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 321 से लेकर 185 बीसी तक उसका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। जिसमें क्या किसने स्थापना की थी, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कैसे की थी, उन्होंने धनानंद को हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद किसने करी थी, वो चाणक्य ने की थी। जो चाणक्य थे वो एक सलाहकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिसको हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और उनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक है इकोनॉमी, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और जो साम्राज्य था इतना बड़ा, वो अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक फैला हुआ था।
तो इस साम्राज्य की हमें जानकारी कैसे मिलती है, जैसे साहित्य स्रोतों से, पुरातात्विक स्रोतों से, बौद्ध और जैन धर्म के जो साहित्य स्रोत हैं उनसे, जो प्राचीन भवन हो गए, स्तूप हो गए, जो अशोक द्वारा बनाए गए जो स्तूप हैं उनसे, अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से, इंडिका जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, इनसे, इमारतों से, गुफाओं से, मर्द भंडार से, पुराणों से, मुद्रा राक्षस से, इनके द्वारा हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी। तो अब हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। तो मेगास्थनीज है जो यूनान के राजदूत हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा गया है कि वहाँ पर 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक थी राजधानी और बाकी के 4 थे प्रांतीय केंद्र। जो राजधानी पाटलिपुत्र थी वो आर्थिक यूज़ के लिए काम आती थी। वहीं तक्षशिला और उज्जैनी थे वो व्यापार के काम आते थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी दूरी के व्यापार होते थे। वहीं तौशल्य थी वो शिक्षा का केंद्र थी। और वहीं स्वर्णगिरी थी वो सोने चांदी से रिलेटेड कार्य होता था, उधर सोने का होता था ज़्यादातर। तो और अब हम पढ़ते हैं सेना के बारे में। तो मेगास्थनीज है यूनान के राजदूत है, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि इतनी बड़ी सेना थी, उसका काम ऐसे तो नहीं होता होगा, जिसके लिए एक समिति बनाई गई थी और 6 उपसमिति बनाई गई थी। जो पहली समिति थी उसमें क्या था, नौ सेना का संचालन होता था। वहीं दूसरी में यातायात और खान पान की देखभाल होती थी। वहीं तीसरी होती थी पैदल सैनिकों का संचालन होता था। और चौथी में अश्वरोही और 5वीं में रथरोही और 6ठी में हाथियों का संचालन होता था। और कुछ अन्य उपसमिति भी होती थी जो कि उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंधन करना होता था, उन्हें भोजन की व्यवस्था करनी होती सैनिकों के लिए, चारों का प्रयोग करना होता था, जैसे कि घोड़े हो गए, हाथियों के लिए चारे का व्यवस्था करनी होती थी, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की भी नियुक्ति करनी होती थी। इन अन्य प्रकार की समितियों का काम होता था। तो अशोक है, अशोक के बारे में हमें धम्म की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि जो धम्म थे वो धर्म नहीं था, कोई एक नैतिक मूल्य थे जिसके अंदर क्या क्या था, बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, छोटे के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, विद्वानों और ब्राह्मणों के प्रति हमें सहानुभूति रखना, सन्यासियों का आदर करना, हिंसा कभी नहीं करनी, सभी धर्मों का सम्मान करना, दास और सेवकों के प्रति हमें दयावान रहना, ये धम्म थे। धम्म उन्होंने कब अपनाए थे, जैसे कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने विजय तो प्राप्त कर लिया अशोक ने, लेकिन उन्होंने जब देखा कि करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो मरे हुए हैं, उनके भी तो कोई लोग होगा, हर एक घर का लोग है वो मरे हैं, उनके बाद उनके अंदर धम्म की बारे में आते हैं, जिसने कि धम्म का प्रचार किया अशोक ने। जो धम्म थे, धम्म के अंदर उन्होंने क्या क्या महामातों की नियुक्ति करी, जिससे कि वो धर्म के बारे में सब लोगों को बताएंगे। और उन्होंने बौद्ध धर्म की भी प्रसार करा। उन्होंने बौद्ध का प्रसार करने के लिए अपने लड़का और लड़की को अलग अलग देश भेजा प्रसार करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण के राज्य तथा सरदारियाँ। जो भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हो रहा था, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें सरदारियों का उदय हो रहा था। जो तमिल क्षेत्र में चोल, चेर, पांड्य हो रहे थे, और छोटे छोटे जो सरदारियाँ थे उनका भी उदय हो रहा था, जो कि एक शक्तिशाली और स्थायी सिद्ध होते थे। जो सरदार और सरदारी कौन होते थे, जो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद क्या होता था, वशानुगत होता था, मतलब कि हेरिडिटी, मतलब कि एक के बाद उसका बेटा आ जाएगा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा आ जाएगा, ऐसा होता था। और जिसके परिवार के समर्थक ही लोग होते थे, उसके परिवार के लोग ही उसका समर्थन करते थे। जिसका कार्य क्या क्या होता था, अनुष्ठानों का संचालन करना, यज्ञ वगैरह करवाना, युद्ध का नेतृत्व करना, लड़ाई झगड़े और विवादों को सुलझाना, वह अन्य लोगों से भेंट वसूल करना और अपने समर्थकों के बीच बांट देना, और उसकी खुद की कोई सेना और अधिकार नहीं होते थे। दैविक राजा क्या होते थे, दैविक राजा वे होते थे जैसे कि क्या कर रहे थे, राजा अपने आप को देवता के समान प्रस्तुत करने के लिए कई कई तकनीकें अपना रहे थे। जैसे कि क्या करा, मथुरा में क्या करा, कुषाण शासकों ने एक विशाल मूर्तियाँ लगवाई, और जिसके बाद उसने अपने आप को देवतुल्य की उपाधि दी। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आप को देवपुत्र की उपाधि दी, किससे प्रेरित होकर दी थी, चीन शासकों से होकर दी थी, क्योंकि चीन शासकों ने अपने आप को स्वरपुत्र भी उपाधि दी थी।
और हमें अफ़गानिस्तान में कई संख्या में विशाल मूर्तियाँ मिली हैं देव स्थानों पर। और कुषाण शासक क्या करते थे, सिक्कों पर एक साइड अपनी तस्वीरें बनवाते थे और दूसरी साइड भगवान को। तो इससे ये अनुमान लगाया कि वो अपने आप को राजा के समान प्रस्तुत करना चाहते थे। तो हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। जो गुप्त साम्राज्य है वो 4वीं शताब्दी में आया था, जिसमें कि जो लोग थे जहाँ रहते थे वहीं का संसाधन यूज़ करते थे और उनका भूमि पर भी नियंत्रण होता था। जो लोग होते थे वो अपने शासकों का आदर करते थे और उनकी सहायता करते थे। इसके बारे में हमें साहित्य स्रोत, सिक्कों, अभिलेखों की सहायता से पता चलता है। और गुप्त साम्राज्य में क्या होता था, जो राजा होते थे वो अपनी प्रशंसा लिखवाते थे प्रस्तुतियों में। तो उदाहरण के तौर पर हमारे प्रयाग प्रस्ती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्रयाग प्रस्ती है उसकी जो रचना है समुद्रगुप्त ने करवाई थी अपने राजकवि हरिश्चंद्र द्वारा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो जनता में राजा की छवि कैसे होती थी, जो राजा होते थे इसके बारे में हमें जातक और पंचतंत्र की कथाओं से के बारे में पता चलता है। उसमें जो गणतंदु नामक कहानियों से भी पता चलता है कि किस प्रकार से जो राजा है भेष बदल के रहते थे और लोगों से पूछते थे कि क्या समस्या है। तो लोग बताते थे कि सुबह के समय तो में राजा के जो सैनिक होते हैं वो कर वसूल करते हैं और रात के समय हमारे लुटेरे सामान उठा के ले जाते हैं। तो इन कहानियों के बारे में पता चलता है कि राजा की छवि कैसी थी। तो उपज बढ़ाने के तरीके थे उस टाइम में क्या था, 6वीं शताब्दी में परिवर्तनकारी थे, क्योंकि वहाँ पर हल का प्रचलन भी हो गया था। लोहे के फाल वाले हल आ गए थे जिससे लोग उर्वर भूमि की जुताई कर रहे थे। धान की अच्छी रोपाई हो रही थी। गंगा घाटी और उसकी उपनदियाँ थी, वहाँ पर पानी का उपलब्धता भी बहुत थी। वहाँ पर तालाब, कुएं और नदियों का भी प्रयोग हो रहा था, जिससे कि ऐसा अनुमान है कि वहाँ पर उपज बढ़ाने के ऐसे ऐसे तरीके यूज़ किए जा रहे थे। घरपति और किसान, जमींदार, सभ्य व्यक्ति तथा व्यापारी क्या थे। तो घर का पति तो वो होता था जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता था। वह किसान, जमींदार व सभ्य व्यक्ति कौन थे। तो उस टाइम में क्या था, जो ग्रामीण जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था उसका अर्थ निकाला था। जो इस लिपि को पढ़ने की समस्या आई थी, लेकिन यूनानी भाषा की सहायता से इसको पढ़ा गया। जो राजा थे वो क्या करते थे, यूनानी भाषा में उन्होंने अपनी प्रशंसा लिखवाई गई है, जैसे कि यूनान के जो